देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बीजेपी देश में हो रहे हर चुनाव को जीते, बेहतर परफॉर्म करे। उसके लिए चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा प्लान भी तैयार किया है। इसमें विकास और आस्था का ऐसा तड़का लगाया गया है कि सारे विपक्षी सोच में अब पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में इस प्रयोग को आजमाकर देख लिया था, जब 39 सीटों की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11% वोट हासिल किए थे और अब बारी विधानसभा चुनाव की है। दक्षिण को फतेह करने के लिए मोदी मेगा प्लान पर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने रामनवमी के दिन वहां पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसके जरिए अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, उत्तर से दक्षिण भारत तक सनातनी भावनाओं को गति मिली। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोल विरासत को पूरे भारत के साथ में जोड़ने के लिए सम्मोहक खाका तैयार करने में लगे हैं। चोल युग के उत्तर मेरूर शिलालेखों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में उनका संदर्भ सीधे प्राचीन दक्षिण भारतीय शासन सिद्धांतों को आधुनिक भारत के साथ में लोकतांत्रिक नींव से जोड़ता है। नए संसद में सिंगोल की स्थापना, जो चोल परंपरा में निहित सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, ये नरेंद्र मोदी का दक्षिणी राजनीति में पार्टी की पैठ बनाने की दिशा में लिया गया बड़ा फैसला था। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों का दिल जीतने में महारत हासिल है। वो लोगों के दिलों पर छा जाते हैं, लेकिन दक्षिण पर विजय हासिल करने के लिए कांटों पर चलना होगा। भाषा विवाद, क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय आख्यान और गैर जरूरी मुद्दों से परहेज करना होगा, तभी दक्षिण भारत तब बीजेपी विजय का दीप यहां पर जला सकती है। आज हम अपने शो में आपको मोदी के मेगा प्लान की एक एक अपडेट देंगे, साथ ही आपको चोल वंश के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी का चोल से आखिर ये कनेक्शन है क्या। आज जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ी खास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वो तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में पहुंचे। वहां आथी तिरुवथरई महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के 1000वीं जयंती समारोह में वो शामिल हुए। उन्होंने गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में वैदिक और शैव थिरुमुराई मंत्रोच्चार के बीच में प्रार्थना की। प्रधानमंत्री के मंदिर आने पर मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुंभम के साथ में उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सम्राट राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आगे कहा कि राजेंद्र चोल न केवल तमिलनाडु के बल्कि संपूर्ण भारत के सामरिक बल और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक रहे हैं। राजेंद्र चोल प्रथम को महान शासकों में गिना जाता है। इन्होंने साउथ इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक साम्राज्य बढ़ाया। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। प्रधानमंत्री ने गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित चोल शैव धर्म और वास्तुकला की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। यहाँ गंगई कोंडा चोलपुरम में इस मंदिर में कला और संस्कृति के प्रतीक के रूप में इसे देखा जाता है, जाना जाता है और लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में दक्षिण भारत को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिनका जिक्र होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेल, रक्षा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक विरासत तक खासकर उन्होंने तमिलनाडु का विशेष ध्यान रखा है। आइए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें तमिलनाडु को दी गई सौगातों के बारे में। वो कौन कौन सी सौगातें हैं जिनका जिक्र आज वहां के लोग करते हैं। एम्स मदुरई 1264 करोड़ की लागत से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया और ये सराहनीय कदम रहा। चेन्नई मेट्रो विस्तार, कई चरणों में मेट्रो विस्तार योजनाओं की शुरुआत की गई। 61,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स यहां पर लगाए गए। तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा निर्माण के लिए 5 प्रमुख क्लस्टर विकसित किए गए। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनें, चेन्नई से मैसूर और तिरुवनंतपुरम तक हाई स्पीड रेल सुविधा की सौगात मिली है और लोगों को इसका अच्छा खासा लाभ भी मिलता है। इसके अलावा पंबन ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, नए अवतार में रामेश्वरम को मेनलैंड भारत से जोड़ने वाला ये ब्रिज कहलाता है। खासियत है इसकी 535 करोड़ की लागत से बनाया गया पंबन ब्रिज है। पुराने
1914 के पुल के पास ही ये नया ब्रिज तैयार किया गया, बनाया गया और समुद्र में उठकर जहाजों को रास्ता देना इसकी खास तौर पर खासियत है। इसके अलावा पर्यटन, श्रद्धालु, यात्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों ही दृष्टिकोण से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इतनी सौगातों के बाद अब पीएम मोदी फिर से तमिलनाडु पहुंचे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,900 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। इनमें एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, हाईवे, पोर्ट और रेलवे और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये तमाम वो जो सौगातें हैं जिनका जिक्र सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में हो रहा है और प्रधानमंत्री, बीजेपी, एनडीए बहुत सोच समझकर इन सौगातों को देश के नाम और देश के खासतौर से दक्षिण भारत के हिस्सों के नाम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, कुछ खास बातों का जिक्र भी किया था। ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इलियाराजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया, सावन का मास हो, राज राजा की श्रद्धा भूमि हो और इलियाराजा की ये तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर दक्षिण भारत के चोल काल की चिरस्थायी मूर्तियों का भंडार है। गंगईकोंडा चोलपुरम या फिर गंगईकोंडा चोलीश्वरम मंदिर तमिलनाडु के यहां अरलियापुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का नाम उस प्राचीन शहर गंगईकोंडा चोलपुरम के नाम पर पड़ा जिसका यह हिस्सा था। 250 से ज्यादा ये सालों तक चोल वंश की राजधानी भी रहा है। राजेंद्र प्रथम से पहले महान चोल राजा और उनके पिता राज प्रथम थे जिन्होंने तंजौर, जो कि अब तंजावुर है, यहां पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर का सीधा अर्थ होता है बड़ा या फिर महान। इसे संस्कृत में बृहद का अर्थ विशाल जिस तरीके से निकाला जाता है उससे जोड़कर देख सकते हैं। यह शब्द राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के लिए भी प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि यूनेस्को की विरासत सूची में राजराज के पुत्र राजेंद्र द्वारा निर्मित गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर स्पष्ट रूप से हर तरह से अपने पूर्ववर्ती से बेहतर था। तंजौर के मंदिर के केवल 2 दशक बाद लगभग 1030 में निर्मित और लगभग उसी शैली में इसके स्वरूप में अधिक विस्तार राजेंद्र के अधीन चोल साम्राज्य की अधिक समृद्ध स्थिति को प्रमाणित करता है। ये अलग अलग से ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं जिनकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में और इतिहास में दर्ज है। चोल साम्राज्य दक्षिण में एक स्थिर महान हिंदू शक्ति था। उस समय जब उत्तर भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। शास्त्री राजेंद्र प्रथम और उनके पिता के बारे में लिखते हैं, ऐसे समय में जब उत्तरी भारत कई कमजोर और युद्धरत राज्यों में बटा हुआ था जिनमें से कुछ बार बार इस्लामी आक्रमणों के कारण लड़खड़ाने लगे थे, इन 2 महान राजाओं ने पहली बार पूरे दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की और इसे एक प्रतिष्ठित समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये पल्लवों के शासनकाल में शुरू हुए धार्मिक पुनरुत्थान का रजत युग था। इस तरह से चोल साम्राज्य को हिंदू शक्ति के साथ साथ द्रविड़ शक्ति का एक शानदार उदाहरण माना जा सकता है।
चोल साम्राज्य का जो प्रारंभिक इतिहास है, चोल वंश का उल्लेख पहली बार संगम साहित्य में मिलता है। चोल राजाओं में करिकाल चोल का सबसे ज्यादा प्रमुख नाम है, जिनमें कावेरी नदी पर बांध बनवाना या फिर पट्टन तटीय व्यापार को बढ़ावा देना इनका जिक्र मिलता है। चोल साम्राज्य का जो उत्थान काल है 850 ईस्वी से शुरू होकर 1279 ईस्वी तक चला। यह चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग था, जिसकी शुरुआत राजा विजयालय चोल ने की। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक और उनके योगदान कुछ इस तरह से हैं। राजराज चोल, जो कि 985 से 1014 ईस्वी तक चोल साम्राज्य को एक महासाम्राज्य में बदला गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, नौसेना को शक्तिशाली ताकतवर बनाया और श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 ईस्वी तक अपने पिता से भी आगे बढ़कर साम्राज्य को गंगा तक फैलाया। गंगा कोंड चोलपुरम राजधानी बनाई गई। समुद्री मार्ग से सुमात्रा, मलाया और श्री विजय साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक ये अभियान किए। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताएं भी कुछ खास हैं। संगठित राजस्व व्यवस्था और ग्राम पंचायत प्रणाली। मंदिर प्रशासन को स्थानीय शासन में केंद्र बनाया गया। भूमि माप और कर संग्रह की प्रणाली, जो कि बहुत विकसित चोल साम्राज्य की कला और संस्कृति को दिखाता है। यहाँ भव्य द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। कांस्य प्रतिमा निर्माण की चोल शैली यहाँ नजर आती है। विश्व प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर नटराज की मूर्ति आप याद कर सकते हैं। तमिल साहित्य और संगीत का संरक्षण भी यहाँ पर मिला। चोल साम्राज्य का अंतिम काल जो था वो 12वीं से 13वीं शताब्दी तक था। पांड्य और होयसल राजाओं ने दक्षिण में ये शक्ति प्राप्त की। 1279 ईस्वी में पांड्यों ने चोलों को पराजित कर दिया, जिससे कि चोल साम्राज्य का अंत ही हो गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत को जहन में लिए चल रहे हैं, और ये आज का एक सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ 2 दिन का ये दौरा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में दक्षिण भारत रहा है। दक्षिण भारत को कई सौगातें दी गई हैं और अब लोकसभा इलेक्शन के बाद आगे विधानसभा चुनावों पर भी फोकस है। प्रधानमंत्री पहुंचे तो कई और बड़ी बातें उनके जरिए दोहराई गई। सुनिए। साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी प्रेरणा के साथ राजेंद्र चोला द ग्रेट को नमन करता हूं। उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित किया। गंगा जलमयम जयस्तंभम, उस जल को यहां चोला गंगा येरी, चोला गंगा झील में प्रवाहित किया गया, जिसे आज पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल ने गंगई कौंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित किया। गंगा जलमयम जयस्तंभम, उस जल को यहां चोला गंगा येरी, चोला गंगा झील में प्रवाहित किया गया, जिसे आज पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल ने गंगई कौंड चोलपुरम। दक्षिण भारत के लिए एक के बाद एक सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिटारा है उससे निकलती रही है, और ये अलग अलग वक्त पर निकलती रही है। आपने देखा भी है कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना इस वक्त के लिए खास कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और वहीं से ये तस्वीरें आई हैं सामने, और वहीं से ये बयान भी पीएम मोदी के। अपने दौरे के दूसरे दिन वो तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में पहुंचे। आदि
तिरुवथरई महोत्सव में यहाँ पर हिस्सा लिया और साथ ही साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। हो सकता है यहाँ बैठे हुए हमें लग रहा हो, यानी कि दिल्ली नोएडा में बैठे हुए लग रहा हो कि वहां पहुंचना इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, लेकिन दक्षिण भारत के लोग इन परंपराओं को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। और वो जानते हैं दक्षिण भारत पर अगर फतेह पानी है तो वहां लोगों के इमोशंस के साथ अटैचमेंट जरूरी है, उनके साथ एक कनेक्ट बनाना जरूरी है, जिसकी कोशिश लगातार प्रधानमंत्री मोदी की है। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहां के रिचुअल्स अपनाए, वहां विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, कार्यक्रम में शामिल रहे और पूरी तल्लीनता के साथ में शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में वैदिक और शैव थिरुमुरई मंत्रोच्चार के बीच में प्रार्थना भी की और ये लोगों के दिल पर सीधा असर करता है जब एक धार्मिक कनेक्ट बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इमोशनल कनेक्ट के साथ साथ वो जो धार्मिक यानी कि रिचुअल कनेक्ट होते हैं उससे ज़्यादा अपने आप को टच समझता है, यानी कि कनेक्ट समझता है। प्रधानमंत्री के मंदिर आने पर मंदिर के पुजारियों ने पूर्ण कुंभम के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में लोगों का अभिवादन बहुत प्यार से स्वीकार किया। लोगों की मौजूदगी इस दौरान नजर आई। जो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किए गए। ये खास मौका था और इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की और सम्राट राजेंद्र चोल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने बयान में कहा, यानी कि जो संबोधन उनका था, उन्होंने कहा राजेंद्र चोल न केवल तमिलनाडु के बल्कि संपूर्ण भारत के सामरिक बल और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक रहे हैं। राजेंद्र चोल प्रथम को महान शासकों में गिना जाता है। इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया। इन्होंने साउथ इंडिया से लेकर कैसे साउथ ईस्ट एशिया तक साम्राज्य को बढ़ाया, उसका जिक्र भी पीएम ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका शासनकाल भारत के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। प्रधानमंत्री ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में लोगों के अभिवादन को प्यार से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित चोल शैव धर्म और वास्तुकला की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया और बड़ी तल्लीनता के साथ प्रधानमंत्री वहां निरीक्षण करते हुए देखे गए। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर जो कि कला और संस्कृति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं और साथ ही दक्षिण भारत के लोगों के सेंटिमेंट्स को भी समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में दक्षिण भारत को कई बड़ी सौगातें दी हैं और सबसे ज्यादा चर्चा तो नए संसद भवन की शुरुआत में हुई थी, जब वहां सेंगोल स्थापित किया गया था, तब सबसे ज्यादा नाम आया था दक्षिण भारत का। ऐसे में जो कई बड़ी सौगातें दी हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेल, रक्षा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक विरासत तक की चर्चा होती है। खास तौर से उन्होंने तमिलनाडु पर विशेष ध्यान दिया है और अभी तमिलनाडु के दौरे पर ही हैं। जिस तरीके से आज एक के बाद एक सौगातों का जिक्र भी किया, उन सौगातों के बाद लोग बड़े खुश और कनेक्टेड देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कुछ क्या कहा, सुन लेते हैं। दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की इतनी चर्चा होती है। हमारे पूर्वज बहुत पहले से इनका महत्व समझते थे। हम ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना, चांदी या पशुधन लेकर आते थे, लेकिन देखिए राजेंद्र चोला की पहचान वे गंगाजल लाने के लिए है। वो गंगाजल ले आए थे। पहले मैंने बताया कि ऐसे दक्षिण भारत को एक के बाद एक सौगातें दी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेल, रक्षा, सुरक्षा, इन सभी बातों का ख्याल रखा गया है। दरअसल बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो साल भर चुनावी मोड में रहती है और जहां जहां चुनाव आ रहे होते हैं वहां तो और युद्ध स्तर पर कोशिशें की जाती हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि हर चुनाव को बेहतर तरीके से जीता जाए, लोगों के लिए काम किया जाए, उनके दिल से एक रिश्ता जोड़ा जाए और ये समझ में आए कि विकास कितना बड़ा एक लक्ष्य है और विकास के रास्ते पर चलना और लोगों को विकास से जोड़ना ये प्रायोरिटी है। उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तमिलनाडु की भी 234 विधानसभा सीटें हैं,
जिन पर विजय पताका लहराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए काम करते हुए सबसे बड़े चेहरे के तौर पर भी नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है। देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही। अब इसको लेकर यानी कि दक्षिण भारत को लेकर और यहां तमिलनाडु में 234 सीटों को लेकर एक बड़ा विक्ट्री प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें विकास और आस्था इन दोनों का ही ऐसा स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिससे कि जो सारी विपक्षी हैं वो सोच में पड़ गए हैं। यानी एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सौगातें हैं वो मिल रही हैं, एक तरफ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें भी जोड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। यानी कि बेहतर कॉम्बिनेशन है और बेहतर तालमेल के तौर पर ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में इस एक्सपेरिमेंट को आजमाया और इसे आजमाया जब तो फिर 39 सीटों की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11% वोट हासिल किए थे। और अब जो बारी है वो विधानसभा चुनाव की है। दक्षिण को फतेह करने के लिए मोदी मेगा प्लान पर काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने रामनवमी के दिन पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई थी, जिसके जरिए अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक को कनेक्ट किया गया। अब जिस तरीके से साउथ की तरफ ध्यान है यानी कि दक्षिण भारत की तरफ ध्यान है, उसमें एक के बाद एक एजेंडे जोड़े जा रहे हैं और बेहतर तालमेल बिठाते हुए लोगों के साथ उनके लिए बेहतर काम भी किए जा रहे हैं। बीजेपी का तमिलनाडु में चुनावी प्रदर्शन विधानसभा चुनाव 2021 में कैसा रहा वो भी जान लीजिए। बीजेपी ने केवल 4 विधानसभा सीटें जीती, जिसमें एनडीए ने 75 विधानसभा सीटें हासिल की। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 2.6 यानी कि 2.6 से लेकर 2.63% तक था। लोकसभा चुनाव 2024 जब बीजेपी का प्रदर्शन काउंट होता है तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लगभग 11% का जो वोट शेयर था वो बीजेपी ने हासिल किया। 9 सीटों पर बीजेपी दूसरी पोजीशन में रही, लेकिन वो जो नेक टू नेक फाइट होती है वो बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है और इसे नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी दूसरी पोजीशन में रही, जीत नहीं पाई। अब लक्ष्य वही है, विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगानी है और अब लोगों के दिल में जगह बनानी है। विकास का सपना दिखाना भी है, विकास के रास्ते पर चलना भी है। और तमिलनाडु का ये 2 दिन का दौरा बड़ा खास हर मायने में कहा जा रहा है। कुछ और बातें हैं जो पीएम मोदी ने इस दौरे में कही, अब वो सुनिए। मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। நண்பர்களே, சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் காலகட்டம் பாரதத்தின் பொற்காலங்களில் ஒன்றாக இருந்தது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகின்றார்கள். இந்த காலகட்டம் அவர்களுடைய போர்த்திறன் வலிமையால் அளக்கப்படுகின்றது. ஜனநாயகத்தின் தாய் என்ற வகையிலும் கூட பாரதத்தின் பாரம்பரியத்தை சோழ சாம்ராஜ்யம் முன்னெடுத்துச் சென்றது. வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மக்களாட்சி என்று சொன்னால் பிரிட்டனுடைய மேக்னா கார்ட்டாவை பற்றி பேசத் தொடங்கி விடுவார்கள். ஆனால் பல நூற்றாண்டுகள் முன்பாகவே சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் குடவோலை முறை வாயிலாக ஜனநாயக வழிமுறைப்படி தேர்தல்கள் நடந்தன. आज दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की इतनी चर्चा होती है। हमारे पूर्वज बहुत पहले से इनका महत्व समझते थे। हम ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना, चांदी या पशुधन लेकर आते थे। लेकिन देखिए, राजेंद्र चोला की पहचान वे गंगा जल लाने के लिए है।
वो गंगाजल ले आए थे। இன்று உலகெங்கிலும் நீர் மேலாண்மை, சூழலியல் பாதுகாப்பு ஆகியவை பற்றிய ஏராளமான விவாதங்கள் நடக்கின்றன. நமது முன்னோர்களோ மிக பழமையான காலத்திலேயே கூட இவற்றின் மகத்துவத்தை நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார்கள். மற்ற இடங்களிலிருந்து தங்கம், வெள்ளி அல்லது பசுக்கள், பிற கால்நடைகள் என்று கவர்ந்து வந்த பல அரசர்களை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से निकलकर कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। साउथ के लोगों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और ये सब इसलिए ताकि दक्षिण भारत में भी बीजेपी उस तरीके से विजय पताका लहरा सके जैसे कि बाकी देश के हिस्सों में फहराया है। और वही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में नजर भी आ रही है। देखना होगा आगे रिजल्ट्स किस तरह से रहते हैं। फिलहाल पूरी कोशिश तो है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।